और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास गेस्ट जयंत चौधरी जी, जो आरएलडी के प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक उभरती हुई आवाज़ हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। और पहला सवाल कि लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुआ या जो हिंसा हुई, उसके बारे में आपको क्या लगता है? अब तस्वीर बहुत दर्दनाक है, वीडियो सबने देखे हैं। सच्चाई यही है कि मंत्री ने उकसाया। सोचने के कई विषय सामने आते हैं। नंबर एक कि लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि एक ऐसा वर्ग भी है जो वाकई प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गया, जो सच में मानता है कि किसान नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, या सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए आंदोलन रचा गया। असल मुद्दों को वो लोग समझ नहीं पा रहे। और दूसरा सोचने का विषय यह है कि जब गृह मंत्री ही उसमें ऐसे इन्वॉल्व हों, पूरी मशीनरी ऐसा लगता है कि एक तरफ खड़ी है और आम आदमी किसान दूसरी तरफ खड़ा है। इतने समय से लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पे कोई उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। तो धीमे धीमे जो आंदोलनकारी हैं वो भी सोचेंगे कि मैं सड़क पे बैठा हूँ, किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, हमें रौंदा जा रहा है, किसी की भावना देश में हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रही, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। धीमे धीमे वो हारना शुरू करेंगे, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए खराब है। जी, आपने कहा कि किसान जो है कानून का विरोध कर रहे हैं। आपके हिसाब से कानूनों में क्या खराबी है या क्या काला है? अगर आपने किस तरह से समझा है इन 3 कृषि कानूनों को, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में सबसे पहले बताएं। तो ये कानून असंवैधानिक है, मेरा मानना है जी, क्योंकि राज्य के विषय में जिस तरह से हनन किया गया है केंद्र सरकार ने, और जिस जल्दबाजी में किया, उससे भी पूरा इनका जो मसौदा है शक के दायरे में आ गया डे वन से ही। क्योंकि लोग आपदा से जूझ रहे थे। सरकार ने ऐलान कर दिया कि मानव जो नागरिक अधिकार हैं वो एक तरफ है, अब सरकार ही सारे फैसले लेगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया गया। एपिडेमिक है, घर से मत निकलो, बंदी है। उन दिनों में हमने देखा कि सिर्फ किसान ही था जो खेत में भी जा रहा था, मंडी भी जा रहा था, और उसी ने इस देश को आबाद रखा, जिंदा रखा अर्थव्यवस्था को। और उसी किसान की कमर तोड़ने के लिए जल्दबाजी में सरकार कानून लाई। तो एक तो ये लोगों ने इसको सही निगाह से ही नहीं देखा। फिर आप रिफॉर्म कह रहे हो, लेकिन कोई भी रिफॉर्म अगर उस रिफॉर्म्स में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन पे प्रभाव होने वाला है आपके फैसलों का, आपने उनसे विचार विमर्श नहीं किया। उनके तरफ से कोई मांग नहीं आई कि हमें ऐसा कानून चाहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तब भी आप पीछे नहीं हटे। और तीसरी बात, बिना जनमत के कोई भी काम, कोई भी फैसला सरकार लेती है तो उसका विरोध होगा। अब सरकार अगर संवेदनशील हो तो कोई हर्ज नहीं है, सरकार को रुकना भी पड़ता है, सरकार को पीछे मुड़ना भी पड़ता है। कई बार सरकार ने फैसले लिए देश के इतिहास में, और उन फैसलों को रद्द किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यापक एक जन आंदोलन हुआ या जन भावना उस मुद्दे पे जुड़ी। 2009 में केंद्र सरकार एफआरपी कानून लाई थी, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस, और उस कानून में एक ये धारा थी कि अब राज्य जो है गन्ने का भाव तय नहीं करेंगे। अगर तय करेंगे तो जो एफआरपी और एसएपी के बीच में डिफरेंस होगा, जो फ़र्क होगा, वो राज्य को खजाने से देना पड़ेगा, कोई निजी मिल मालिक भी बाध्य नहीं होगा। विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी तादाद में किसान दिल्ली आए। एक दिन नहीं लगा, सरकार को एहसास हुआ। मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की, नहीं हम ये कानून पर पुनर्विचार करेंगे, और मसौदा बदला गया। तो अगर सरकार संवेदनशील होती है तो जनता की भावनाओं को भी समझती है। अब इसमें लोगों को डर ये लग रहा है कि आप मंडी से बाहर एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। प्राइवेट खरीदार आज भी किसान के बीच हैं, वो जाते हैं सीधा खरीदते हैं, उनका तंत्र है। अब आप कह रहे हैं कि मंडी पे जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं, सारा ट्रेड मंडी के बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अब हरियाणा पंजाब में तो बहुत बड़ी संख्या में मंडियाँ भी हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का किसान भी हरियाणा जाके अपना धान बेचना पसंद करता है, क्योंकि उस व्यवस्था को उसको लाभ दिखता है। हमारे यहाँ मंडियाँ कम है। तो आपको करना था कि आपको मंडियाँ और बनानी थी। गवर्नमेंट का भी एक रोल रहना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर को भी आप मजबूत कीजिए, दोनों साथ चलें, तब तो लोगों को विश्वास लगे कि हाँ, हम अपने टर्म्स पे, अपने शर्तों पे ट्रेड कर पाएंगे। अब एक तरफ किसान खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ आप अदानी अंबानी को खड़ा करना चाहते हो। बराबर का सौदा नहीं है, और ये लोग जानते हैं। तो इसलिए लोगों को डर है
कि आगे जाकर सरकार खरीद बंद कर देगी, और खरीद बंद कर देगी तो सरकार के घोषित एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस तरह की एक भावना लोगों के अंदर पैदा हुई, और इसलिए शुरुआत से ही लोगों ने विरोध किया था इसका। जी, आपने भी शुरुआती तौर पे विरोध किया काफ़ी ज़्यादा, और हम सब ने वो दृश्य देखे। वैसे तो एक बहुत बुरा लगा देखे कि इस प्रकार से बीजेपी सरकार ने आप पे भी हिंसा का प्रयोग किया, और आपकी बात को दबाने के लिए। तो तब से और आज जो किसानों पे हिंसा हुई है, इस चरण से हम लोगों को क्या समझ में आता है और लोगों को क्या संदेश लेना चाहिए? देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आजकल अखबारों में सारे अखबार पटे पड़े हैं अपराध से। हमने देश में अपराध को लेकर ये भी माहौल देखा है कि आम आदमी निकल पड़ा सड़कों पे, सवाल पूछने सरकार से, दबाव बनाने सरकार से, कैसे कानून होने चाहिए, रेप कैसे रुकेंगे, इस तरह की जो घटनाएं समाज में होती हैं कैसे रुकेंगी। इसको लेकर एक व्यापक चर्चा हुई, और सबकी भागीदारी से एक मूवमेंट बना। लेकिन अब क्योंकि रोज़ इस तरह की घटना आ रही हैं, धीमे धीमे आप डिसेंसिटाइज हो जा रहे हैं। उसी तरह से जैसे जैसे हमने देखा कई ऐसी वारदात हो गई कि जनता कुछ मांग रही है, उन पे लाठीचार्ज कर दिया गया, उन पे बल प्रयोग किया गया, लोग मारे गए। धीमे धीमे जो एक नीति निर्धारक के देश के हैं, जो क्रीम हैं, जो एलिट्स हैं, वो जनता से दूर होते चले गए। और ये एक जीता जाता उदाहरण है कि आप देख रहे हैं कि गाँव के लोग समझ रहे हैं मुद्दे को, वो विरोध कर रहे हैं, और देश के एलिट्स जो सिर्फ एक ट्रेडिशनल मीडिया पे ओपिनियन मेकिंग करते हैं, उस आधार पे करते हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं, मोदी जी तो अच्छा रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, किसानों के हित में करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं किसान विरोध। तो एक डिवाइड बनता जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण। तो क्या आप, ये मैं ठीक समझूंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी कोहिनूर देना चाह रहे हैं किसानों को, और किसान मना कर रहे हैं हमें कोहिनूर नहीं चाहिए? आई थिंक दैट इज द केस। जबरदस्ती आप कह रहे हो कि आपके भले के लिए, और लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तब भी आप थोप रहे हो उस चीज़ को। जी, तो आपने गन्ने की भी बात की। ज़बरदस्ती आप किसी को खीर भी खिलाओगे तो वो भी एक सीमा के बाद अच्छी नहीं लगेगी किसी को। जी जी, तो आपने गन्ने का भी जिक्र किया, और गन्ने के दामों के ऊपर बड़ी कड़ी राजनीति हो रही है, जहाँ पे हरियाणा पंजाब में दाम अलग बढ़ाए गए, एफआरपी बढ़ाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आके कहा कि हम भी 5-10 रुपये अपने गन्ने के दाम पे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना पुराना बकाया दिए ये दाम बढ़ाने का कोई मतलब है? और साथ ही साथ इसके साथ एक और जुड़ा हुआ सवाल है जो बहुत ज़रूरी है, कि क्या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो आज की तारीख में गन्ना उगा भी सकता है? इतने सारे मार्केट फोर्सेस आ चुके हैं, ओवर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, मिल्स की प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग कहते हैं माफिया भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी तरह से। तो क्या किसान आज की तारीख में खुशहाल रूप में गन्ना उगा सकता है? नहीं, उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी है, और मिल्स की रिकवरी भी लगातार बेहतर होती जा रही है। पहले हम महाराष्ट्र के पीछे होते थे, आज हम उनके आगे चल रहे हैं, और तो किसानों को तो आप दोष दे ही नहीं सकते। जहाँ तक रेट की बात है, आप खुद आकलन कर लीजिए, आजकल रोज़ डीजल का भाव 30-35 पैसे बढ़ाया जा रहा है, रोज़ बढ़ रहा है। लोगों को तो अब पता भी नहीं लग रहा कि रोज़ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी निगाहें वहाँ नहीं है। आपने 5 साल में प्रति किलो अगर आप देखेंगे 35 पैसे बढ़ाए किसान के। 5 साल में तो 35 पैसे आप बढ़ाते हो, रोज़ आप 35 पैसे उनकी लागत के बढ़ा रहे हो, तो दोनों में हिसाब ही नहीं बन रहा ना। लगातार घाटे का सौदा आपने कर दिया जब से बीजेपी आई है, और बीजेपी की पूर्व की सरकारों में भी आप देखोगे कभी ये गन्ने का रेट बढ़ाते ही नहीं। किसान के लिए बेहद कंजूस हैं, दूध का भाव नहीं बढ़ना चाहिए, और उन चीज़ों पे, ग्राहक के इश्यूज पे वो हाइपर एक्टिव हैं। आप देख रहे हैं कि अब जो कह रहे थे कि हमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को बदलना है, मोदी जी का एक बड़ा अच्छा रिफॉर्म है, आज वही सरकार जो है एडिबल ऑयल्स पे फिर स्टॉक लिमिट लगा रही है। तो सरकार को खुद ही नहीं मालूम, दाएं हाथ को बाएं हाथ को ही नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। आप कानून रद्द करना चाह रहे हो, और आप पुराने कानून का उपयोग भी करना चाह रहे हो। तो ये इशू है गन्ने की बात। अगर आप कहें कि क्या पर्याप्त भाव किसानों को मिल रहा है, लाभकारी मूल्य किसानों को मिल रहा है, नहीं। दूसरे फसलों पे आप कहते हो कि लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। शाहजहाँपुर शोध एक संस्था है गन्ने की, वहाँ किसानों ने बताया कि हमारी लागत का हिसाब बनता है 352 रुपये। 352 रुपये का हमारी लागत है। अब 1.5 गुना अगर आप उसको उसके ऊपर देना है तो सरकार को क्या भाव देना चाहिए आप जानते हैं। जी, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगा ज़रूर। सरकार के हिसाब से 155 रुपये लागत है गन्ने की, और जो रेट्स हैं उसमें सरकार कह रही हमने तो 50% मुनाफा दिया है। क्या सरकार झूठ बोल रही है? इस मामले में तो झूठ बोल रही है। कोई भी किसान, आप किसी साधारण किसान के यहाँ जाएंगे
उसके खेत में खड़े होकर उससे पूछेंगे, वो बता देगा, आपको गिनवा देगा। लागत इससे कई गुना ज़्यादा है जी। और आप देख रहे हैं कि अगर हरियाणा की बीजेपी की सरकार ज़्यादा दे सकती है, पंजाब की उस समय अमरिंदर जी की सरकार थी जो ज़्यादा दे सकती है, यहाँ चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में और चुनावी वर्ष में भी आप खजाने के दरवाजे किसान के लिए नहीं खोलना चाहते। तो लोग कह रहे हैं कि इतने दबाव के बाद, आंदोलन के बाद, चुनाव के नज़दीक आने के बाद भी योगी जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे और नाराज़गी पैदा हुई। जी, आपने चलिए एक और मुद्दा आपने बड़ा बढ़िया उठाया और दर्शकों से आप ये बात जान लें कि आप कई समय से आशीर्वाद यात्रा पे निकले हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब सवाल हो उत्तर प्रदेश की आशीर्वाद यात्रा के बारे में। जो आपने क्या ये जो बातें आपने योगी जी के बारे में कही कि लोगों को नाराज़गी है, बीजेपी सरकार से लोग खुश नहीं हैं, ये क्या फीडबैक आपको यात्राओं से मिला? क्या लोग आपको जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हमने मीडिया में देखा, बड़ी-बड़ी फ़ोटो देखी, इतनी सारी भीड़ आई और सब आपकी रैलीज़ में जुड़ने लग गई हैं। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोगों से? बीजेपी की क्या पोजीशन है इस समय वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कम से कम? सरकार से नाराज़गी है जी। बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है। पूरे उत्तर भारत में किसी और राज्य में इतनी वसूली नहीं की जा रही। आप रोज़गार के सवालों को देखेंगे, योगी जी हर दिन अलग आंकड़ा दे देते हैं। कभी कहते हैं 20 लाख, कभी कहते हैं 25 लाख, कभी फिर आप देख रहे हैं कि पूरे देश में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा रखे, लेकिन सच्चाई है कि भर्तियाँ नहीं हो पाई। तो ये इश्यूज़ को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। जो इंडस्ट्री भी आनी थी, जो यूपी में कई बार इन्वेस्टर समिट किए गए, लखनऊ में बहुत बड़े-बड़े आयोजन हुए, बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट निवेश होना था, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन नाराज़गी के साथ-साथ मैं समझता हूँ कि हमारे साथ भी एक पुराना एक जुड़ाव है और एक भावना जुड़ रही है। तो एक तो हो गया नेगेटिव वोट, सेकंड हो गया पॉजिटिव रीअफर्मेशन। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं कि लोकदल को हमने जब मजबूत होती थी लोकदल तो हमें फ़ायदा मिलता था, आज लोकदल कमज़ोर हो गया तो किसान सड़कों पे है। तो ये भी एक भावना हमारे साथ जुड़ रही है और ख़ास तौर से मैं मानता हूँ कि चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद सभी लोगों को एहसास है कि ये जो हमारा मंच है आज ये कमज़ोर है और इसे मजबूत बनाना है। तो इसलिए लोग ज़्यादा हाथ बटा रहे हैं। नूरपुर में जो चौधरी साहब का गांव है जहां उनकी पैदाइशी थी, नूरपुर की मढ़ैया, वहां पहला कार्यक्रम हमने आशीर्वाद पथ का रखा और ऐतिहासिक रिस्पॉन्स, शायद इतना बड़ा आयोजन कभी भी वहाँ गाँव में हमारा नहीं हुआ। तो ये शुभ संकेत है। जी, क्या कुछ ऐसी फीडबैक है जो आपको लोग दे रहे हैं कि कहाँ पे आपकी खामियां थीं? क्या वो कमियां थीं जो आपको कवर अप करना था या क्या आपके लिए जो अगले चैलेंजेस हैं उत्तर प्रदेश के पोल आने के पहले? यस, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक लेवल हम पे लगाया गया कि हम एक कास्ट बेस्ड आउटफिट हैं, उसको हम जितना कोशिश हम करते आए कि उसको रिजेक्ट किया जाए और एक ब्रॉड बेस्ड एक अलायंस बने, सामाजिक एक गठजोड़ हम लोग बनाएं। किसान की हम बात करते हैं तो किसानी से तो सभी बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। तो इफ़ेक्टिव हम अपना प्रचार को कर पाएँ, अपने संगठन को ज़मीन तक पहुँचाएँ, ये हमारी कुछ आगे चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों को हम स्वीकारते हैं। कुछ हमने अपने कार्य करने के तरीके में परिवर्तन किया क्योंकि अभी तक हम एक इशू बेस्ड आउटफिट थे। हमारा कैडर पुराने लोग थे जो चौधरी साहब के समय जिन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, जो बारीकियों को हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमने कभी उनको एक फॉर्मल ढांचे में नहीं रखा। तो इसलिए हमारा गांव में बहुत लोग मजबूत हैं लेकिन वो एक संगठन में उनको उस लिहाज से नहीं जोड़ा गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फॉर्मल ढांचा हम बूथ लेवल तक अपना बनाएं और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। अब आपको मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से और सोशल मीडिया से इश्यूज़ पे अपने विचार रख सकते हो और उनका संचार दूर तक हो जाता है। तो हम भी आपने देखा कि इस पूरे किसान आंदोलन में भी गांव के बच्चे जो लोग कहते हैं कि ये तो किसान के परिवार के लोग हैं, ये क्या चला पाएंगे या ये गवार हैं, जो लोग ये सोचते हैं, उनकी आंखें खुल गई क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स जो चले हैं, ट्विटर पे जो ट्रेंड हुए हैं, वो गांव के बालक चला रहे हैं। तो इसलिए हमें भी आवश्यकता है कि हम उस ढांचे को मजबूत करें और इन चीज़ों को यूज़ करें। इससे पहले कि मैं और राजनीति के सवालों पर आऊं, मैं जानना चाहता हूं जैन जी, आपका रुझान कैसे आया इस फील्ड में? आप एक नवयुवक हैं, आप साथ ही साथ में आप में एक नया जोश है, नई एनर्जी है, आप विदेश में रह चुके हैं, दुनिया भर आपने देखी है, आपने पूरी साइंस की पढ़ाई की है। तो ये बताइए कि कैसे ये राजनीति की ओर जो है, क्या ये परिवार की वजह से आया ये रुझान या फिर आपकी दिली खुद की इच्छा थी? मैं बचपन से ही गाँव में आता जाता रहता था। मेरी पढ़ाई तो दिल्ली में हुई, बट एक एक्सपोजर था जो शायद सामान्य एक दिल्ली देश की राजधानी में
रहने वाले परिवार के नौजवानों को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं वो एक मेरे लिए तारे जुड़ी हैं, वहीं से मेरे अंदर एक भावना पैदा हुई कि एक लार्जर कॉज है और एक अपॉर्चुनिटी है, और उस सेवा भाव से अगर हम लोग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू से मैंने ये सोचा है कि ये तो एक नौकरी है, एक जिम्मेदारी है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको नौकरी दे दी जनता ने, लेकिन आप चुनाव हार गए तब भी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी तो है। आपके रिश्ते हैं पुराने, अगर मैं उन रिश्तों को ही निभा लेता हूँ कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लगता है कि नहीं, जयंत हमारे परिवार का सदस्य है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आई थिंक वहीं से मोटिवेशन आता है, वहीं से ड्राइव आती है। अब आते हैं राजनीति के सवालों पे। तो इस समय पूरे देश में जो हलचल चल रही है वो ये है कि क्या आपकी पार्टी अखिलेश यादव जी की पार्टी के साथ अलायंस करेगी, और ये किस प्रकार से ये अलायंस बीजेपी को वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कम से कम हरा पाएगी। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या माहौल चल रहा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कैसे ये अलायंस रंग लाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, पश्चिम में जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूँ, ज़मीन पे हमने छोटे कार्यक्रम भी किए हैं जी, गाँव में सीधा संवाद भी किया है, और अब बड़े बड़े मंचों पे लोग आ रहे हैं। तो जो गति हमें मिल रही है, मुझे लगता है कि यहीं से इनके पाँव उखड़ेंगे, ये बात तय है। अखिलेश जी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पिछला चुनाव भी हम साथ मिल के लड़े थे, और आगे भी हमारी यही सोच है कि जो भी हम बनाएं वो लंबे दौर तक चले, एक स्थायी विकल्प लोगों को हम दें। और क्योंकि यूपी देश के राजनीति पे बहुत प्रभाव डालता है, यहाँ से कहावत है, यहीं से प्रधानमंत्री अब यहीं बन गए हैं। दिल्ली का दरवाजा गंगा मैया ने उनको बुलाया था, वो आए थे जी, और प्रधानमंत्री बन गए। तो जो दिल्ली दरबार के भी जो बड़े फैसले हैं यूपी की जनता को लेने होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक अच्छा अलायंस बनाएं। हमारी मुद्दों पे अभी तक बात चलती आई है, सहमति है, और एक कल्चर भी होता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की जो शुरुआत हुई चौधरी चरण सिंह जी के उस विचारधारा से ही हम लोग निकल के आए हैं। तो इसलिए एक मिलाप भी है, एक मेल है लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच में भी। आपस में कोई इस तरह का तनाव नहीं है काम करने में जी, तो अच्छी बात है कि आपस में जो है एक तरह की वर्किंग कल्चर है दोनों का, साथ में दोनों की आइडियोलॉजी आप कह रहे हैं कि इससे विचारधारा एक प्रकार की है। बस एक है कि जब तक सीटों की बात हम लोग पूर्ण नहीं कर लेते, कोई औपचारिक घोषणा हमने अभी इसलिए नहीं की। जी, तो जैन जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में कुछ असामाजिक तत्वों ने मुजफ्फरनगर की धरती को हिंदू मुसलमान के रूप में बांट दिया, जो कहते थे कि वहाँ की जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव की जो सभ्यता थी उस इलाके की, जहाँ पे 1857 के बाद भी कभी वहाँ दंगे नहीं हुए, लोग बड़े अच्छे हारमनी में रहते थे, उसके अंदर फूट हो गई, जिसके कारण पूरा राजनीतिक परिवेश बदल गया। तो इसके बारे में पहली क्या टिप्पणी होगी, और भविष्य में ऐसा आपने नहीं। अभी जो नारा दिया ना जी, अब जब ये नारा पंचायत में लिया गया, जी, बहुत लोगों के कान खड़े हो गए, तोड़ मरोड़ कर उस चीज़ को पेश किया गया। लोगों ने अरे ये कैसे हो गया, अरे ये आज नहीं 30 साल पहले से उस क्षेत्र के लोग उठाते आए। किसान हर बिरादरी के जब आते थे इस पंचायतों में ये नारे लिए जाते थे। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जाता एक बेहतरीन उदाहरण है। और जिस समाज में अगर भाईचारा नहीं होगा, अगर आपस के हमारे जो फ़र्क हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो समाज की तरक्की कभी हो नहीं सकती। मुजफ्फरनगर में जो एक तनाव पैदा हुआ था, मैं समझता हूँ कि अब लोग उसको भुला चुके हैं। एक साजिश थी, जिनको फ़ायदा लेना था उन्होंने फ़ायदा ले लिया, और नुकसान मुजफ्फरनगर के हर घर ने उठाया है, हर उस बच्चे ने उठाया है जो पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं हासिल कर पा रहा था, या जिस पे दाग लग गया। मैं जानता हूँ ऐसे कई उदाहरण है कि यूथ हमारे क्षेत्र का दूसरे क्षेत्रों में गया, उनसे पूछा गया कहाँ से हो, वो किराए पे जगह लेना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया कि तुम तो बहुत झगड़ालू क्षेत्र से आए हो, तुम यहाँ भी आकर झगड़ा फसाद कर दोगे। तो मुजफ्फरनगर जो एक समय पे हाईएस्ट पर कैपिटा डिस्ट्रिक्ट्स में जिसकी देश में गिनती होती थी, बहुत प्रोग्रेसिव इलाका है, उसको एक झगड़ालू क्षेत्र बता दिया गया। तो वो हमारी पहचान नहीं है, लोगों ने उस आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि मुजफ्फरनगर से ही एक इस चुनाव में एक ऐसा निर्णय होगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक नकली पलायन का चर्चा कर लेंगे या हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करके सत्ता हासिल कर लेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी। जी, दावा है आपका इस बात पे। जी, और जो पुराने जख्म हैं, क्या वो उन पे कुछ मलहम लगेगा? समय के साथ अपने आप सुधार होता है। इतने सारे जो घर जल जब गए तक केस चलेंगे, जब तक लोगों को उसमें न्याय नहीं मिलेगा या कोई निपटारण केस का नहीं होगा, तो वो घाव जिंदा रहते हैं उन परिवारों के लिए। लेकिन आम जनता झगड़ा नहीं चाहती। आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी एक त्यौहार था, उससे पहले जैसे घटनाएं दूसरे क्षेत्रों में हुई, कानपुर में हुई, मध्य प्रदेश में एक
चूड़ी बेचने वाले गरीब आदमी को जो है प्रताड़ित किया गया, जेल में बंद कर दिया गया, संगीन धाराएं उस पर लगाई गई। मुजफ्फरनगर में भी कुछ लोग निकले थे यही पूछने तुम्हारी बिरादरी क्या है, तुम यहाँ कैसे जो है हाथ पे मेहंदी लगा रहे हो, तो लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारे लोग अगले ही दिन एसएसपी के यहाँ गए जी, उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की, धाराएं उसके खिलाफ लगी उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की गुंडाई करना चाहते थे। अगर तनाव होता तो हो सकता है ये मुद्दा भी हिंदू मुस्लिम बन जाता, लेकिन आम जनता ने इस बात को पहचाना कि ये झगड़ा फसाद बढ़ाने की दृष्टि से ही लोग हमारे बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छे संकेत है कि आम जनता, जिसे आप सिविल सोसाइटी कहते हो जी, अगर वो सतर्क रहेगी तो ये जो छोटी छोटी चिंगारियां लगती हैं वो बुझ जाएंगे, क्योंकि अपराध होते हैं। अब हर अपराध को आप चश्मा लगा के देखोगे कि ये अपराधी कौन है, इसमें दोषी कौन है, ये इसमें विक्टिम कौन है, और उस हिसाब से आप फैसले लोगे, वो खतरनाक है जी। तो क्या आपकी मोदी जी से कभी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात हुई नहीं हुई। चौधरी अजीत सिंह जी की उनके भेंट हुई थी जी। मेरी मुलाकात पार्लियामेंट में हुई है, जब चौधरी साहब के उस पर कभी फंक्शन में कभी वो आए हैं एक आध बार, बट ऐसे कभी बैठ के कभी बातचीत नहीं। लेकिन अगर आप मोदी जी को एक संदेश कहें किसान आंदोलन के बारे में, तो वो क्या होगा? जो नेता झुक जाता है जनता के आगे वो बड़ा होता है। बड़ा दिल दिखाइए, आपकी सरकार है, बहुमत है, और अगले चुनाव तक तो बहुमत इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई जोड़ तोड़ भी संभव नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का हक होता है, आप आज कानून वापस ले सकते हैं, फिर चर्चा करके एक नया मसौदा बना के लोगों की राय लेके फिर पेश कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने हट पकड़ रखी है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, जनता वापस जाए। सड़क पर बैठे किसान आंदोलन में इतने लोग शहीद हो गए, लखीमपुर की इतनी बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना हुई, आप लखनऊ गए, 2 शब्द भी आपने नहीं बोले। तो आप हमारे भी तो प्रधानमंत्री हो, आप इन किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री हो। वो पद का सम्मान हम सब करते हैं, आप भी कीजिए। जी, आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में जो लोग राजनीति के स्टूडेंट्स हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सा खेला वो देखेंगे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होगा? थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा स्पेसिफिक दर्शकों के लिए बताइए, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी रणनीति क्या है। और चाहे कॉर्पोरेट मीडिया ये बात ना दिखाए, लेकिन द वायर ने ये कर दिया, ये निश्चय कर लिया है कि हम आपकी बात तक पूरे देश तक पहुंचाएंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे। तो थोड़ा सा आप बताएं कि एक चीज़ फ़र्क है जी, जो शायद ये प्रयोग कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ, किसी चुनाव में नहीं हुआ, कि अभी 5-6 महीने चुनाव को हैं और हम अपना मैनिफेस्टो घोषित करने जा रहे हैं। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती है जी, और वी विल बी डिक्लेयरिंग आवर मैनिफेस्टो। और बल्कि अभी मैं सबकी राय ले रहा हूँ, कई हमने कार्यक्रम कर लिए जिसमें लोगों की राय ली गई है, और ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से इसी 15 तारीख को मैं एक लिंक जारी करूंगा, जिस लिंक के माध्यम से लोगों की राय ली जाएगी कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो जनता से राय शुमारी करना और उनके फीडबैक के आधार पे एक मैनिफेस्टो बनाना, और चुनाव में उम्मीदवार देने से पहले मुद्दों को आगे रखना, ये शायद एक पहल हमने की है, और इससे और पार्टियों पे भी दबाव बनेगा। तो मैंने घोषणा नूरपुर के चौधरी साहब की उस जन्मस्थली से की भी है कि जो पीएम सम्मान योजना है, 6,000 रुपये मिलते हैं। 6,000 रुपये में कुछ नहीं होता, 6,000 रुपये में कोई खर्चा किसान का नहीं कम हो रहा, कोई लागत कम नहीं हो पा रही। इसलिए हमने तय किया है कि 23 दिसंबर जो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस तारीख में 6,000 केंद्र देती है, हम 6,000 यानी 12,000 कुल सभी किसानों को देंगे। और जो सीमांत किसान है, जो असिंचित ज़मीन पर खेती कर रहा है, उसको 15,000 रुपये राज्य सरकार देगी। तो जब हम ये घोषणा करेंगे, बीजेपी भी प्रेशर बनेगा, विपक्ष के दूसरी पार्टियों पे प्रेशर बनेगा, उनसे भी लोग पूछेंगे भाई तुम क्या करने जा रहे हो। तो कम से कम फिर असल मुद्दों पे ही चुनाव होगा, ना कि ऐसी बातों पे कि अफगानिस्तान में तालिबान घुस आया है और यहाँ पे जो एक अपराध हो गया है, उस आधार पे फैसले ना लिए जाएं। जी, आप ही के जवाब से एक और सवाल उतर के आता है, और ये जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में फिर भी जो कास्ट की बात है, या जो जाति विशेष जो आपके इलेक्शन होता है, या साथ ही साथ वोटिंग जो होती है, उससे देश की राजनीति प्रभावित है, चाहे आप कुछ भी कह लें। कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि योगी जी को काफ़ी वोट इसलिए मिलता है क्योंकि वो द्विज हैं, या ठाकुर हैं, या ब्राह्मण वोट, इस तरह के जो है वोट बांटाई होती है। तो जब आप और अखिलेश जी साथ में आते हैं, या इस तरह का गठबंधन बनता है, तो अपने आप कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये एक
पिछड़ी जातियों का या फिर इस टाइप के माइनॉरिटी ग्रुप्स का साथ आना ठीक है, ये बीजेपी को मदद नहीं करेगा एक पोलराइजेशन में, एक अपर कास्ट पोलराइजेशन में? एक्चुअली क्या है कि ये लेबल्स तो हम लोगों पे लगाए जाते हैं जी, तो इसको हमारी counter आप पार्टी लोग में कैसे भी मतलब हर वर्ग के नेता हैं जी जी और हमने इसको काउंटर करने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी है। जी। आपको पता होगा अभी एक 2 महीने से हम एक न्याय यात्रा चला रहे थे। वो न्याय यात्रा का काम ये था कि वंचित समाज, दलित वर्ग, हाथरस की घटना को लेकर के न्याय नहीं मिल पाया या कोविड पीड़ित परिवारों को जिस तरह से आर्थिक सहयोग सरकार को करना चाहिए नहीं कर पाई सरकार, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की नहीं हो पाई, इन इश्यूज़ को लेकर एक लगातार यात्रा चली है। तो यही तरीका है कि हम अपना कम्युनिकेशन बेहतर करें और इस तरह का जो लेबल लगता है, मैं देखता हूँ कई बार अखबार में मीटिंग मेरी किसानों पे मैंने चर्चा करी और अखबार पे लिखा जाता है कि जाट मुस्लिम समीकरण बनाने पे लग गई लोकदल। कोई जाट मुस्लिम समीकरण नहीं है, वोट सब करेंगे तभी हम जीत पाएंगे।